नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी समाचार, जिसमें हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और द हिंदू हमारा सोर्स रहता है। आज हम डिस्कस करेंगे 28 जून 2024 की टॉप 5 न्यूज और जो आपकी प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहती हैं, और एक एडिटोरियल हम इसमें लेते हैं और एक हमारा सेक्शन रहता है मैपिंग का। और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आपको एक क्विज मिलेगी। तो आज हम 5 क्वेश्चंस को देखेंगे। जो स्टूडेंट रेगुलरली इस क्विज को आंसर कर रहे हैं एंड उनको अकेडमी की तरफ से एक डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में इनाम भी दिया जाएगा, और ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा एंगेज करें एंड मोटिवेटेड रहे पार्टिसिपेट करने के लिए। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दैट। नाउ लेट अस सी आज कौन कौन सी न्यूज हम देखने वाले हैं। देखिए पेज 4 पे आईआर के रिगार्डिंग एक हमारी न्यूज है अबाउट इंडिया एंड यूएस स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स को लेके बात चल रही है, प्रोडक्शन को लेके। पेज नंबर 6 पे एंटीलोप भूटान में देखा गया है और असम के भी एक नेशनल पार्क में देखा गया है। तो ये प्री में हमारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में भी कि लोकेशन बेस्ड भी पूछे जाते हैं और पर्टिकुलर एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पेज नंबर 7 पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया गया है। इसको थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पेज नंबर 15 पे नॉर्थ कोरिया की एक मल्टीपल वारहेड मिसाइल टेस्ट इन्होंने किया है, उसका एक एक्रोनियम है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी में इस टाइप के एक्रोनियम पूछे भी गए हैं और आज वाले सवाल में भी हमने एक इसी टाइप का एक्रोनियम डाला है। एक लोकेशन जो न्यूज में है वो है रोश आइस शेल्फ। ये डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है कि किस एरिया में लोकेटेड है, उसके आसपास क्या है, कहां पे पॉजिटिव नेगेटिव इंप्रूवमेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली क्लाइमेट चेंज में काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये लोकेशन। नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट राइट सी एरिया में जो टेरर अटैक हुआ है उसको लेके कि इंडिया और पाकिस्तान आईआर में काफी इंपॉर्टेंट आपका इश्यू रहेगा। यूपीएससी सॉरी मेंस में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पहले पूछे गए हैं और आपको इंडिया एंड द नेबरिंग स्टेट के कंटेक्स्ट में उसके बारे में पता भी होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो उसका बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे। मैपिंग सेक्शन में आज हम देखेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में द थार डेजर्ट के बारे में देखेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। देखिए इसमें जो फर्स्ट न्यूज हमारी है इंडिया एंड यूएसए। तो आपको एक तो स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल के बारे में बस इतना पता होना चाहिए कि इसकी टॉक्स इंडिया की किसके साथ चल रही है। नंबर 1 यूएसए के साथ। डिफेंस कोलैबोरेशन को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। यहाँ पे MQ-9B यूएवी एंड JE-414 जेट इंजन के बारे में। जैसे आपसे एक सवाल पूछा गया था S-400 किसके साथ न्यूज में है, किसके साथ हम डील कर रहे हैं, तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान में रखनी है, ये हमारे यूएसए के कंटेक्स्ट में रहेंगी। एक तो डायरेक्टली ये सवाल बनेगा। यूएस के भी जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने भी कहा है कि इंडियन आर्मी के साथ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल है, इट इज वेरी वेरी हाई। को प्रोडक्शन कोलैबोरेशन इसके बारे में भी बात करी गई। ये जनरल बातें हैं, इसको आप इंडिया यूएस रिलेशन में भी डिफेंस वाले हिस्से में डाल सकते हैं। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। बेसिकली ये जो डिस्कशन है डिफेंस को लेके ये इंडो यूएस आईसीईटी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क के अंदर है। तो आपको आईसीईटी भी पता होना चाहिए कि इंडिया यूएस का ये है। इसको आप एज एन एग्जांपल भी अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। इस टाइप के एग्जांपल डालेंगे तो मेंस के आंसर काफी बेहतर आपके हो जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमने टाइप्स, वेरिएंट, फीचर वगैरह के बारे में डाला है, बट ये उतना एग्जाम के हिसाब से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो वी विल स्किप दैट। जिसको इंटरेस्ट है वो इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये आपका एंटीलोप को लेके है। मेनलैंड शिरू ये डॉक्यूमेंट करे गए हैं। एंटीलोप लाइक मैमल है, ये आप इनकी फोटो जो है वो देख सकते हैं। नंबर 1 आउटसाइड द भूटान पहली बार लोवेस्ट एलिवेशन पे ह्यूमन हैबिटेशन के विद इन 1 किलोमीटर ये पाए गए हैं। तो एक तो असम के रायमोना नेशनल पार्क में ये पाए गए हैं। लोकेशन के हिसाब से आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रायमोना नेशनल पार्क कहां है, असम, तो वो आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क में भी एक हमारा जैसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, जिसमें यूनेस्को के अंदर नेशनल पार्क्स को डाला जाता है एमईबी में। तो उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से एमईबी के अंदर आते हैं। सारे नहीं आते, कुछ ही आते हैं, उनकी लिस्ट आपकी होनी चाहिए। मैप पे आप उसको एक बना के रखें, आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। उसके अलावा ज्योग्राफी मैप की एक बड़ी क्लास भी आपकी चैनल पे डाली हुई है 8-9 घंटे की। उसमें सारे मैप्स जो भी आए हैं कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है इंडिया और इंटरनेशनल के भी, आप उसको भी देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, आईयूसीएन के कंटेक्स्ट में अगर हम बताएं तो इसका जो हैबिटेशन है वो 200 से लेके 3000 मीटर तक आपका पाया जाता है। जो आईयूसीएन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
और इसमें ये एक एनजीओ है जो बेसिकली कंजर्वेशन के लिए काम करती है, रेड डाटा बुक आपकी निकालती है। यहाँ पे जो स्टेटस प्रोवाइड कराते हैं उनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो एनिमल है उसका स्टेटस क्या रहेगा, वो वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो वो हमें पता होना चाहिए। ये हमने देख लिया है। इसमें जो हैबिटेशन भूटान में है वो है फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रॉयल मानस नेशनल पार्क। तो ये जो चीजें हैं न्यूज की, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला जो हमारा आ रहा है, इट इज अबाउट कंसेंट फॉर्म्स एंड जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, कई बार होता क्या है कि जो कंसेंट फॉर्म लिया जाता है उसकी लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उतना अच्छे तरीके से पेशेंट को कम्युनिकेट नहीं किया जाता, उससे लीगल काफी बैरियर्स आ जाते हैं और ढंग से चीजें नहीं हो पाती। इस आर्टिकल में उसी के बारे में बात करी गई है। इसको बस आप एज एन एग्जांपल रख सकते हैं कि भाई कंसेंट की क्या इंपॉर्टेंस है स्पेशल इन द मेडिकल फील्ड। तो इसमें यही डिस्कशन है, प्री मेंस में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बस हल्का सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर होता है कि कौन सा प्रोसीजर आप पे किया जाएगा, क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या नुकसान आपको हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल बताई जाती है। लैंग्वेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पेशेंट की लैंग्वेज में आप उसको बताएं। वॉलंटरी कंसेंट होता है, कोई कोएर्शन आप पेशेंट पे नहीं डाल सकते, उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है स्पेशली फॉर द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ही हिमसेल्फ हैज टू टेक द कंसेंट, पेशेंट के राइट्स का भी ध्यान रखा जाता है। और बेस्ट प्रैक्टिसेस इसमें अगर हम देखें तो डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो परफॉर्म कर रहे हैं प्रोसीजर उसके बारे में डिटेल में बताएं, लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज का यूज करें, डिटेल एक्सप्लेनेशन दें, ताकि मल्टीलिंगुअल भी आप यूज कर सकते हैं या इंटरप्रिटेटर को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं ताकि कोई भी डाउट फॉर लेटर लीगल इश्यूज ना रहे। क्लियर अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। अगला हमारा जो न्यूज है, इट इज अबाउट नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है। आपको पता होना चाहिए MIRV टेक्नोलॉजी जो न्यूज में थी, ये बेसिकली है क्या। सो MIRV की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इट इज मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट री एंट्री व्हीकल। तो ये मल्टीपल वारहेड मिसाइल कैपेबिलिटी है। सेकंड आपको पता होना चाहिए किसने डेवलप करी है, नॉर्थ कोरिया ने। थर्ड किस कंटेक्स्ट में डेवलप करी, क्योंकि टेंशंस चल रहे हैं साउथ कोरिया के साथ, तो ये आपका रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने टेस्ट किया है, ये हमारे मेन इसमें हो जाएंगे। ये एक सिंगल मिसाइल है जिसमें मल्टीपल वॉरहेड है, मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकती है, स्ट्राइक कर सकती है, न्यूक्लियरली कैपेबल है। अब न्यूक्लियरली कैपेबल आपसे डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशंस में जैसे MTCR है, NSG है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, तो इनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ है कि जिनके मैंने अभी नाम लिए उनमें से इंडिया किसका मेंबर है और किसका मेंबर नहीं है, और चाइना किसका मेंबर है और किसका मेंबर नहीं है, वो आप बताएं। आज की लोकेशन न्यूज में है रोश आइस शेल्फ। देखो, अब ये लोकेशन है एंटार्क्टिका की, साउथ पोल की लोकेशन है, और उस लोकेशन में इधर की तरफ मान लीजिए आपका पड़ता है रोश सी में ही रोश आइस शेल्फ हमारा है। उसके अलावा भी कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बर्कनर आइलैंड यहाँ पे आपका पाया जाता है। ठीक है, वेडल सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेक पैसेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए लोकेशन के हिसाब से। डेविस सी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन हमारी तैयार होनी चाहिए। ये आपका लार्जेस्ट आइस शेल्फ है अंटार्कटिका का, डिस्कवर किया गया था 1841 में, 600 किलोमीटर लॉन्ग है, लगभग 15 टू 50 मीटर की हाइट रहती है। आइसबर्ग के कंटेक्स्ट में एक इंफॉर्मेशन जो इंटरेस्टिंग है, दैट इज पूरे वेट का 10% ही आपका आउटसाइड रहता है, 90% आइसबर्ग तो आपका नीचे की तरफ रहता है, क्योंकि वो हम डेंसिटी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, पानी से आइस की डेंसिटी कम होती है इवन दो इट इज सॉलिड। तो इस टाइप से आपसे साइंस एंड टेक में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको क्लेम करता है न्यूजीलैंड, ये भी चीज थोड़ी सी आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे टाइनी टाइनी अर्थक्वेक भी कई बार देखे जाते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं। मेल्टिंग भी क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में इसमें बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज हमारा एडिटोरियल को लेके है, राइसी एंड द इयर्स ओल्ड इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। विवेक काजू जो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है रिटायर्ड, उनका ये आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यहाँ पे हमारे लिए काम का क्या है कि जीएस पेपर 2 में IR में बायलैटरल रिलेशन इंडिया एंड द नेबरिंग स्टेट्स में ये आपका टॉपिक रहेगा, और इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में, ये इंटरनल सिक्योरिटी और टेररिज्म का एक मिक्स इशू हमारे लिए बनता है। यूपीएससी 2015 में एक सवाल आया था, टेररिस्ट एक्टिविटी एंड द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट
have clouded India-Pakistan relationship? To what extent the use of the soft power like sports, culture, exchange could help generate goodwill between the two countries? तो ये आपको with examples डिस्कस करना था। ये आप इस सवाल को भी लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आप मेंस के डिस्कशन में भी कमेंट में डाल सकते हैं, वी विल रीड अबाउट देम और वहां पे भी आपको इनपुट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी के हिसाब से ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान बैक जो टेररिज्म है उसके इंप्लीकेशन इंडिया के लिए क्या है और इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में क्या चीजें अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, उसी के रिगार्डिंग हमने इसमें डिस्कस किया है डिप्लोमेटिक रिलेशन में। राइसी जो टेरर अटैक है जून 9 को हुआ था, थर्ड जो ओथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ली थी उसी के उसमें उसी सेम डे ये हुआ था। तो एक तो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में टेरर अटैक काफी होते रहते हैं तो उससे हम सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर इस कंटेक्स्ट में भी इस इशू को रखते हैं, प्लस पाकिस्तान की तरफ से क्यों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा रहे वो भी हमारे लिए मुद्दा है। तो इंट्रोडक्शन इस हिसाब से भी हो सकता है कि इन रिस्पॉन्स टू दीज काइंड ऑफ अटैक्स वी हैव टू शार्पन आवर डेफिनेशंस कि व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल टेरर अटैक, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बारे में बात करी थी। तो अगर आप क्लियर रहेंगे अपने डेफिनेशंस में कि व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल और उसके रेस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रीवियसली इंडिया was not so proactive in the response और अभी recently थोड़ा सा proactive response ज्यादा देखने को मिलता है। तो continuing challenges हमारा यही है बेसिकली कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको ट्रेनिंग दी जाती है और इंडिया में उनको एंगेज भी किया जाता है। इसके पीछे एक रीजन ये भी हो रहा है कि अफगान जिहाद जो है कि यूएस वहां पे आया था टेररिज्म की प्रॉब्लम को बोल के, बट दे कुड नॉट सक्सीड देयर। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो टेररिस्ट ग्रुप हैं दे फील मोटिवेटेड। सेकंड आईएसआईएस वाला भी हो सकता है क्योंकि वहां से भी उनके लिंकेजेस रहते हैं तो एक मोटिवेशन वहां से भी मिल सकता है। सारे के सारे चीजें कनेक्टेड ही रहती हैं। थर्ड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिया मतलब एज अ स्टेट और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं तो एक काउंटर इंसर्जेंसी डिफेंसिव टैक्टिक या टेररिज्म अप्रोच जो हमारी है उसमें काफी टाइम कई बार लग जाता है, ये हमारे लिए एक इशू रहता है। पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो पाकिस्तान में मेन प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान को एज एन आर्मी स्टेट भी बोला जाता है। वहां पे आर्मी मेनली कंट्रोल करती है और जो पॉलिटिकल लीडर है वो भी जम्मू एंड कश्मीर के इश्यू को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कंप्लीट करने के लिए भी या फिर उसको पॉलिटिकल वोटर के हिसाब से भी लेने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे नवाज शरीफ है, बेनजीर भुट्टो है, उन्होंने भी इस मुद्दे को काफी हद तक यूज करने की कोशिश करी और जम्मू एंड कश्मीर में सेपरेटिज्म आप देख लीजिए, आर्मी इंटेलिजेंस एजेंसीज का यूज आप देख लीजिए तो काफी ज्यादा देखने को भी मिला था। अगर हम पुराने टाइम पे देखें तो इंडिया ने हमेशा से ही डिप्लोमेटिक जो डिस्कोर्स है, डायलॉग जो डिस्कोर्स है उसी को ही सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। हम एक कॉम्बिनेशन फोर्स का और पॉलिटिकल एक्टिविटी का हमेशा से रखते हैं। 1972 में शिमला एग्रीमेंट भी इस कंटेक्स्ट में हुआ, हमने उसको पीसफुल तरीके से सोल्व करने की कोशिश करी, बट पाकिस्तान की तरफ से कभी भी उतना प्रोएक्टिवली उस चीज को सोल्व नहीं किया गया और वो हमेशा से ही टेररिज्म को भी प्रमोट करता रहा थ्रू द नॉन स्टेट एक्टर्स। फंडिंग भी यहां से चलती रहती है। तो पाकिस्तान ने हमेशा से जो टेररिज्म है उसको स्ट्रेटेजिकली यूज किया है इंडिया के अगेंस्ट। बायलैटरल डायलॉग्स भी हुए, एक कंपोजिट डायलॉग हुआ था सितंबर 1998 में और उसी टाइम पे हमारा कारगिल अटैक भी देखने को मिलता है, कारगिल वॉर भी देखने को मिलती है। उस टाइम पे टेररिज्म और काउंटर नारकोटिक्स को लिस्टेड किया गया था कि इस पे हम काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा, बट उसमें पाकिस्तान अगेन इट वाज अनविलिंग, तो उसकी तरफ से फिर से ज्यादा कोई रेस्पॉन्स आया ही नहीं। तो हमारा मेन इंडिया में क्या है कि इंडिया में डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ जो मेन प्रॉब्लम है, पब्लिक ओपिनियन जो है वो मेजरली मिलिट्री एक्शन के साथ ज्यादा अलाइन करता है। और हाँ, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 जो हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्लोमेसी होती है जहां पे कि रिसर्च एनालिस्ट या फिर इंटेलिजेंसिया आती है तो उनमें फिर भी ये चीज आती है कि आप डिप्लोमेटिक अप्रोच को थोड़ा सा अपर हैंड में रखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट थी तब भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया था, बट कारगिल अटैक में जैसे हम कह सकते हैं कि इंडिया वहां पे जीता तो वो एक पॉजिटिव हम आउटकम मान सकते हैं, बट उससे भी कोई ज्यादा आगे हमें इसका सॉल्यूशन मिला नहीं। नाउ लेट अस सी, देखिए मेन अगर हम देखते हैं प्रोएक्टिवली तो पुलवामा अटैक 2019 में हम कह सकते हैं कि हमारी जो डिप्लोमेसी वाली जो यूजेस था उससे हम
थोड़ा सा डाइवर्ट हुए हैं और डिपार्ट हुए हैं अपनी डिप्लोमेसी से। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक है 2019, आप कह सकते हैं उरी अटैक है 2016, जिसमें हमने एक डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीएम्प्शन को ऊपर रखा कि अटैक होते ही रिटेलिएट भी अच्छे से किया, और पहले से भी हम कई बार प्रिवेंटिव अटैक पे भी फोकस कर रहे हैं। तो यहीं पे बात हुई थी कि पाकिस्तान के ऊपर अनएक्सेप्टेबल, मतलब पाकिस्तान अगर अनएक्सेप्टेबल टेररिस्ट अटैक करता है तो हम उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे रहेगा, और बट हमने इसको डिफाइन नहीं किया, सो दैट इज द वन इशू, इसको हमें करना पड़ेगा। आज के हमारे लास्ट सेक्शन में एक चीज है, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। लास्ट हमारा है फिजिकल डिवीजन में। तो इसमें ये डायग्राम आपका दे रखा है, इसमें अलग अलग चीजें जैसे नदर्न माउंटेन्स है वो हमने ऊपर दिखा रखे हैं, फिर हमारे नदर्न प्लेन्स हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है हमारा वेस्टर्न साइड में, कोस्टल एरिया है जो हमारा ये रहेगा, और आइलैंड्स हैं जो हमारे अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप रहेंगे, डेक्कन प्लेटू है जो आपका पेनिनसुलर रहेगा। आज का हमारा है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इसकी जो लोकेशन है, देखिए इंडिया में तो है ही मेजोरिटी, जैसे पंजाब और हरियाणा के इधर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारी पाई जाती है। उसके अलावा पाकिस्तान में भी ये हमारी लोकेशन में रहता है। तो इसमें हमारा थार डेजर्ट है जिसको हम देख रहे थे, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए थार डेजर्ट जो है काफी बड़ा ड्राई एरिया है, लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। सैंड डिपोजिशन यहाँ पे पाए जाते हैं। सैंड के डिपोजिशन में लैंडफॉर्म हमको पता होना चाहिए, ड्यून्स हमारे लैंडफॉर्म होते हैं जो कि विंड से बनाए जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जा सकता है, इनको बर्चन्स हम बोलते हैं, एनसीईआरटी में भी काफी दे रखा है। क्रिशेंट शेप के ये रहते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव साइड क्रिशेंट शेप रहता है। विंड सिंगल डायरेक्शन में आपकी बहती है, कॉन्वेक्स शेप रहती है विंडवर्ड साइड में, जिस साइड से विंड आती है दूसरी साइड इसका कॉनकेव रहेगा। स्लिप फेस इसको हम बोलते हैं, स्टीप रहता है, एकदम ऐसे आएगा फिर एकदम से स्टीप रहेगा, इस टाइप के हमें मिलते हैं। और अगर हम डेजर्ट में देखें तो ये हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पंजाब प्लेन से, आप इंडस रिवर से बाउंड होता हुआ जो सारा प्लेन एरिया है वहां से ये सारा चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट साउथ ईस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे अरावली है, साउथ में अगर हम देखें तो रन ऑफ कच्छ है। तो इंडस रिवर से लेके रन ऑफ कच्छ तक हमारा थार डेजर्ट आपका फैला हुआ है। इसकी फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे रेनफॉल जो है ईस्ट टू वेस्ट, आपका जो रेनफॉल है वो कम होता जाता है। वेस्ट राजस्थान में बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हमारा रेनफॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे मेजर जो हमारी सी ब्रांच है दैट इज अरेबियन सी ब्रांच, जिससे ये आता है, और साउथ वेस्ट मानसून को ये लेके आती है गुजरात के काठियावाड़ रीजन से, जो कि नॉर्थ वेस्ट में फिर एस्केप होता है। यहाँ पे क्या है कि जो हमारी अरावली रेंजेस हैं उनके पैरेलल आपकी विंड जो है वो फ्लो करती है, तो उससे वहां पे भी कोई भी बारिश आपकी नहीं हो पाती। थर्ड चीज, यहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई रहता है, तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से भी रेनफॉल आपकी नहीं हो पाती। ये कुछ पेड़ का डायग्राम है। यहाँ पे जैसे आपके साइंस में, एनवायरमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आपके फीचर्स हैं जो एडेप्टेशन में हेल्प करते हैं डेजर्ट में, तो वो भी आपके लिए रहेगा, उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, अरावली हिल से लेके पंजाब हरियाणा टू रण ऑफ कच्छ तक रहेगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसको हम बोलते हैं। विंड इरोजन का काफी प्रोन एरिया ही रहता है। विंड इरोजन से जो डेजर्ट एरिया में आपके वेरियस लैंडफॉर्म बनते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, एक हमने ऑलरेडी देख लिया था। लोकल ट्री स्पीशीज यहाँ पे मिलती हैं जैसे कि जजोबा है, ठीक है। ड्राई क्लाइमेट की वेजिटेशन वेजिटेशन यहाँ पे मिलती है। मरुस्थली भी इस एरिया को बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मरुस्थली हिंदी में भी हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे एक हमारा अक्कल वुड फॉसिल पार्क है राजस्थान में, वो आपको ध्यान रखना है। रिवर में देखें तो लूनी रिवर है जो कि ओनली लार्ज रिवर इस एरिया में मानी जाती है। रोही ट्रैक्स, लूनी रिवर, ये ध्यान रखने हैं। इनहैबिटेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर किसी डेजर्ट की है तो वो हमारे थार डेजर्ट की है। यहाँ पे लगभग हिंदू, जैन, सिख, मुस्लिम सारे के सारे लोग रहते हैं। 40% राजस्थान की जो एंटायर पॉपुलेशन है वो थार डेजर्ट में ही रहती है, जो इनका मेन काम है एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फोक म्यूजिक, पोएट्री काफी पॉपुलर रहती हैं। इसी में से मैंने कुछ सवाल बनाए हैं। आज के आपके जो 5 क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर। नंबर 1 आपको बताना है कि फाड़ पेंटिंग्स किस रीजन से बिलोंग करती हैं, स्टेट एंड स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट। नंबर 2 थार्ड, थार्ड जो है हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, थार्ड इज एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यूपीएससी में सवाल पूछा गया था, ये किस कंट्री का डिफेंस सिस्टम है। नंबर 3 आपको फेमस डेजर्ट बताना है पाकिस्तान का, जैसे हमने इंडिया का थार देखा है तो पाकिस्तान में क्या नाम उसका रहता है। नंबर 4
एंथ्रासाइट कोल हमने जम्मू एंड कश्मीर आज देखा है, तो एंथ्रासाइट कोल जो है इंडिया के किस स्टेट में पाया जाता है? यूपीएससी में लोकेशन बेस्ड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आप पांचों क्वेश्चन जो है इट इज अबाउट आर्टिकल जो प्रोटेक्ट करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। यहां पे आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 330 भी ये एमसीक्यू टाइप का है। इसमें आप मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 1 2 3, ऑल, नन, किसी भी हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। तो आज के यूपीएससी समाचार में इतना ही। आप कमेंट करें आंसर्स को, वी विल रीड अबाउट देम एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।